बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। ग्रुप के अंदर कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इस टॉपिक को रेस किया था और मुझसे डिमांड की थी कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं। देखें, मैं इंटरनेशनल मार्केट्स भी डील करता हूं, लोकल मार्केट्स भी डील करता हूं। प्रॉब्लम ये होती है कि एक नया आदमी, जो पुराने हैं वो तो अब जान चुके हैं मुझे, लेकिन जो नए लोग होते हैं वो आके मुझसे पूछते हैं कि सर जी वो ये बताएं क्या लेना चाहिए। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट का वो पूछ रहे होते हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट बड़ी मार्केट है, उसमें तो और ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी सेंसिटिव हैं कि वो इस तरह व्हाट्सएप पे वो लोगों से पूछने की एक आदत है, और फिर बताने वाले माशाल्लाह इतने बड़े बड़े पाकिस्तान में चैम्पियन पड़े हुए हैं कि वो भी फ़ौरन बता देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार बताऊँ, मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट वाइज चीज़ें ग्रुप्स के ऊपर नहीं बताता। उसका पीछे रीज़न होता है कि चलती मार्केट में डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के, और किस लम्हे कोई ऐसी ख़बर आ जाए और वो बात आपकी जो है वो गलत साबित होने लगे, तो अब मैं अगर वो काम कर रहा हूँ तो मैं तो फ़ौरन एक्शन करके अपने आप को एग्जिट कर लूँगा। लेकिन मैंने किसी अननोन आदमी को व्हाट्सएप पे अगर वो चीज़ बताई हुई है तो मुझे कैसे याद रहेगा कि मैंने फ़लानी डेट को ये चीज़ फ़लाने को कही थी। होगा ये कि मेरी क्रेडिबिलिटी पे उस हिट आएगी, और उनको वो चीज़ जब उल्टी पड़ जाएगी तो वो सोचेंगे कि इरफान साहब ने गलत चीज़ बताई थी। डिस्कस ये हो रहा था कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं इसमें किस टाइम फ्रेम को फॉलो करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स की बात हो रही है। जब टेक्निकल चार्ट्स को जब आप देख रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम्स हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ और पहले ऐड करूँगा। देखें, जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कोई चीज़ नहीं है, तो मैं हमेशा उन लोगों को एक रिप्लाई ये करता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में अकाउंट खोलो और फिर ये जुमला कह के दिखाना 1 महीने के बाद। 1 महीने तक इस टेक्निकल चार्ट्स के बगैर सर्वाइव करके दिखाओ। क्योंकि जब आप 22 आवर्स अ डे अगर आपकी मार्केट चल रही है और पूरी दुनिया के अंदर कब किस कंट्री में सुबह हो रही है और किस कंट्री में रात हो रही है, और पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल साइकिल चल रहा है, पॉलिटिकल साइकिल चल रहा है, और फिर जो आजकल दुनिया के हालात हैं उनको देखते हुए ये कैसे पॉसिबल है कि आप फंडामेंटल्स पे, पूरी दुनिया के फंडामेंटल्स पे नज़र रख सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की सपोर्ट लेनी होती है। अच्छा, अब टेक्निकल एनालिसिस में अब जो सबसे बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ, क्योंकि लोग हमारे यहाँ ना सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं इनकम के लिए। ठीक है, अब जब उनका मकसद ये होता है कि सोशल मीडिया से इनकम जनरेट की जाए, तो बस उन्होंने आके कुछ भी बोलना है, और जो एक नया एक इन्वेस्टर है या एक ऐसा आदमी जिसको इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है और उसको ख्वाहिश है कि वो इंटरनेशनल मार्केट या लोकल मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो काम करे, तो वैसे लोगों को सुन के समझता है कि वो बहुत कुछ हासिल कर रहा है और वो टिप्स भी ले लेता है। देखिए, मैटर करता है कि टाइम फ्रेम इंटरनेशनल मार्केट की अभी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस भाई ने मेरे ये मुझसे कहा वीडियो बनाने को, उनसे इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर बात हो रही थी, ऑयल के ऊपर स्पेसिफिकली बात हो रही थी। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जब 22 घंटे ये मार्केट चल रही है ना, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप उस चार्ट्स के, आज के दिन के चार्ट में किस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो आप ट्रेड करेंगे। अच्छा, फिर सिर्फ दिन का चार्ट नहीं है। हमेशा एक बात याद रखें, आज ये जो बातें आज इस वीडियो में करूँगा ये सारी ज़िंदगी पल्ले से बांध लें। ठीक है, और 50 साल बाद भी अगर इन बातों को कोई गलत साबित करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कब्र में हूँ तो वहाँ आके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, हमेशा चार्ट को देखा जाता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम से मुराद क्या है कि सबसे पहले मंथली चार्ट देखा जाएगा कि मंथ के ऊपर क्या फॉर्मेशंस बनी हुई हैं। क्योंकि मंथली चार्ट एक लॉन्ग टर्म चार्ट है। हमेशा ब्रॉडर टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ध्यान बनाना, यानी स्टांस क्या है आपका, आपकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं है कि अभी ख़रीद लो और अभी बेच दो, अभी ख़रीद लो और अभी बेच दो। ये जो अभी ख़रीद लो बेच दो वाली जो सिचुएशन होती है जिन लोगों की, बेसिकली उनको ये पता ही नहीं होता कि उनकी डेस्टिनेशन क्या है, उन्हें किस तरफ जाना है। वो ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर पाते क्योंकि वो ट्रेंड को समझते ही नहीं। हमेशा एक बात याद रखें कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप राइट ट्रेंड में बैठे हुए हैं और अगर पोजीशन अनफेवर भी है आपकी, तो कोई मसला नहीं है। पोजीशन साइज़ अगर आप अपना एक नॉमिनल रख के, लालच के बगैर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो चीज़, क्योंकि ट्रेंड में अगर आप बैठे हुए हैं ना, तो वो चीज़ फेवर में आएगी। तो सबसे पहले देखा जाता है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे आप ये डिसाइड करते हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डायरेक्शन क्या है। वो चीज़ डिसाइड हो गई, उसके बाद अब आप आ जाएंगे वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट का मतलब ये हुआ कि महीने में 4 दफ़ा वो चार्ट अपडेट होगा। महीने में 4 वीक्स
ठीक है। और वो 4 दफ़ा वो वीकली क्लोजिंग आएगी और नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा तो वो पूरे वीक का आपको एक नई डायरेक्शन देगा। क्योंकि जब आपने लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर जब आपने एक चीज़ ट्रेंड उसका डिसाइड कर लिया, तो अब उसी ट्रेंड को आप जो है वो सर्च करेंगे वीकली चार्ट के अंदर। क्या वो ट्रेंड वीकली चार्ट पे भी कंफर्म हो रहा है या वीकली चार्ट पे कहीं कोई उस ट्रेंड के अगेंस्ट कोई चीज़ डेवलप होती हुई दिख रही है। तो आप वीकली चार्ट की वजह से मंथ के चार्ट को भी प्रिडिक्ट कर सकेंगे। और मंथ का चार्ट जाहिर सी बात है कि वो आपको वीकली चार्ट को प्रिडिक्ट करने में आसानी जो है वो मुहैया करेगा। इसी तरह जब आपने वीकली देख लिया और वीकली चार्ट्स पे जब आपने फॉर्मेशंस देख ली और आपने ट्रेंड को कंफर्म किया, तो उसके बाद अब आप आ गए डेली के चार्ट के ऊपर। अब आपने डेली का चार्ट का क्या मतलब है कि वो चार्ट डेली बेसिस पे उसकी फॉर्मेशंस चेंज हो रही हैं। जैसे ही मार्केट क्लोज करेगी रात को 2 बजे और सुबह 5 बजे फिर खुलेगी, तो नई मूविंग एवरेजेस नए लेवल्स शो करेंगी। जब वो नए लेवल्स शो कर रही हैं डेली बेसिस पे, तो इट मीन्स कि जो डे ट्रेड करने वाले लोग हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि फिर डे ट्रेड का मतलब है डे ट्रेड। जब डे ट्रेड में हमारे यहाँ जो एक परसेप्शन है ना लोगों का कि प्रॉफिट में है तो वो डे ट्रेड है, आपने बेच लिया। लेकिन जब लॉस में है तो अब आप 2 दिन होल्डिंग पे चले गए, 4 दिन होल्डिंग पे चले गए। देखिए 3 किस्म की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, स्विंग ट्रेड, स्कैल्पिंग और डे ट्रेड। इन तीनों की स्ट्रेटजीज अलग हैं। अब एक आदमी जो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ रहा है कि सर ये गोल्ड क्या लग रहा है, ऑयल क्या लग रहा है, तो पहले मेरे भाई ये तो बताओ कि करना क्या है आपको। आप स्कैल्पिंग करने बैठे हुए हैं, आप डे ट्रेड करने बैठे हुए हैं, या आप स्विंग ट्रेड की तरफ हैं। पहले तो ये चीज़, अच्छा अब ये चीज़ बताए वो जिसको खुद तो पता हो कि वो कर क्या रहा है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को बस ये बताएगा, कोई बता देगा कि ऑयल लेना चाहिए या बेचना चाहिए, बस वो एंट्री मार देंगे और उसके बाद मेरा आपका 1 महीने तक कांटेक्ट नहीं रहेगा और आपका अकाउंट बस्ट हो चुका होगा। फिर आप कहेंगे इरफान साहब ने गलत बताया था ना। क्रेडिबिलिटी की भी बात होती है, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बताता इस तरह से कि भाई डायरेक्टली पूछो, प्राइवेटली पूछो, ताकि मैं भी 2-4 सवाल आपसे पूछ सकूँ कि आपका माइंड सेट क्या है। 3 किस्म की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, स्विंग ट्रेड, डे ट्रेड और स्कैल्पिंग। अच्छा ये जो 3 स्ट्रेटजीज़ हैं ना, इसमें 3 अंदाज से चार्ट को देखना पड़ेगा। हम डे ट्रेड को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश ये लोगों की होती है, देखिए स्कैल्पिंग आप लोगों के बस की बात नहीं है। स्कैल्पिंग कहना आसान है, ये सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बैठ के ये जुमले बोल के आप लोगों को जैसे कहते हैं ना कि वो जाहिर कर रहे हैं कि वो आपको सिखा रहे हैं। वो कितने पानी में हैं उनको स्क्रीन पे अगर मैं बिठा दूँ ना, तो वो जो है ना, बस मैं क्या बोलूँ, आपको भी पता है कि उनकी हालत बुरी हो जाएगी, टांगे वांगे कांपने लग जाएंगी उनकी। ये मार्केट्स ऐसी होती हैं। स्कैल्पिंग पे मैं बात ही नहीं करना चाह रहा इस वक्त, क्योंकि नए लोगों के लिए स्कैल्पिंग है ही नहीं। आप डे ट्रेड की बात करें, आप स्विंग ट्रेड की बात करें। स्विंग ट्रेड से क्या मुराद होती है कि वीक्स और मंथ्स, इसके ऊपर अब आपने एक पोजीशन बिल्डअप करनी है और फिर उस पोजीशन में जब टेक प्रॉफिट का टाइम या स्टॉप लॉस का टाइम आएगा, तो वो उसी तरह से आपने स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट हिट करना है उसका। एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करने को स्विंग ट्रेड कहते हैं। अच्छा डे ट्रेड है, एक दिन के अंदर होनी चाहिए, वो नेक्स्ट डे नहीं जानी चाहिए। अच्छा जब आप डे ट्रेड की बात कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चार्ट है ना, ये मेरी बात आज आप लिख लें और प्रैक्टिकल करें 1 साल तक, और इससे आगे पीछे हो तो मुझे बताइएगा। डे ट्रेड, अच्छी डे ट्रेड ना 4 आवरली के चार्ट पे होती है। डे ट्रेड में आप डेली का चार्ट देखें, जो मैंने आपको जो फ्लो बताया कि मंथ का चार्ट पे पहले आपने अपना एक ब्रॉडर फ्रेम देख लिया, वीक के चार्ट पे उससे छोटे 4 फ्रेम्स देख लिया आपने, डेली के चार्ट पे अब आपने डेली का फ्रेम देखा। डेली के चार्ट देखने के बाद अब आप आ जाएं 4 आवरली के चार्ट्स पे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आपने 4 आवरली के चार्ट पे ट्रेड शुरू की है, तो वो उस 4 आवरली के अंदर ही उसको स्क्वायर होना लाजिम है। क्योंकि जैसे ही वो 4 आवर का चार्ट ख़त्म हुआ और न्यू 4 आवरली की कैंडल क्रिएट हुई, तो मूविंग एवरेजेस चेंज हो गई, मार्केट ने अपनी फॉर्मेशन चेंज कर ली। जैसे ही वो चेंज करेगा ना, तो आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो अब आप उस स्ट्रेटजी पे अमल कर ही नहीं सकते, क्योंकि मूविंग एवरेज चेंज हो गई और पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो लाजिम ये है कि 4 आवरली के चार्ट पे जो ट्रेड की जाए वो विद इन द 4 आवर उसको क्लोज करना ज़रूरी है। अदरवाइज नेक्स्ट कैंडल बनते ही वो आपके लेवल्स चेंज कर देगा, आपके सपोर्ट्स, आपका स्टॉप लॉस, वो सब चेंज हो जाएगा। जब आप 4 आवरली के चार्ट पे जाके एक सुबह आप बैठे, आपने 4 आवरली का चार्ट देखना शुरू किया और उसके बाद आपको आवरली के चार्ट पे चले जाना चाहिए कि अब जब पोजीशन लेनी है, इस 4 घंटे के अंदर मुझे एक पोजीशन लेनी है और उसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि फ़लाना जो है रेजिस्टेंस लेवल है और फलानी जो है वो सपोर्ट लेवल है।
तो अब अगर बाजार कहीं बीच में है तो ये अच्छा ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, इसमें अब आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको दूसरी कोई प्रोडक्ट देख लेनी चाहिए। ऑयल में अगर आपको फॉर एग्जांपल $80 करंट प्राइस है और रेजिस्टेंस नज़र आ रही है 8250 और सपोर्ट नज़र आ रही है 77, तो $80 पे काम करना इस वक्त इस सिनेरियो में ये सही नहीं है, ये सेटअप सही नहीं है, क्योंकि $2.5 का स्टॉप लॉस, $3 की जीत, तो ये कोई अच्छा जो है वो सेटअप नहीं कहलाएगा। इसको सेटअप कहा जाता है बेसिकली। अच्छा सेटअप किसको कहेंगे? 1:3, ₹1 जाने का, ₹3 आने के, ₹1 जाने का, ₹2 आने के, ₹1 जाने का, ₹4 आने के। अगर इस तरह का सेटअप है तो उस तरफ ज़रूर चले जाना चाहिए, वो अटैम्प्ट बिल्कुल करनी चाहिए, ये है राइट सेटअप। अब इसमें जब 4 आवरली के चार्ट पे आपने डिसाइड करके फिर आप आ जाएं आवर के चार्ट पे, और आवरली बेसिस पे अब आप ये देखें कि आपने जो पोजीशन ली है क्या वो आपकी फेवर में जा रही है या नहीं। आवरली का चार्ट आपको सपोर्ट करेगा आपके टेक प्रॉफिट को हिट कराने में और आपके स्टॉप लॉस को हिट कराने में। हो सकता है कि 4 आवरली के चार्ट पे आपने कोई जो स्टॉप लॉस जो लगा के रखा हुआ है वो आवरली के चार्ट पे आपको ये चीज़ शो हो जाए कि आप उससे पहले ही वो स्टॉप लॉस हिट करा के बाहर आएँ, क्योंकि आपको ये कंफर्म हो जाएगा आवरली के चार्ट पे कि ये 4 आवर में वो वाला स्टॉप हिट करने जा रहा है, फॉर्मेशन चेंज हो रही हैं। हमेशा एक बात याद रखें कि आपकी ट्रेडिंग में जो स्टांस बनेगा ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग टूल अगर आप मुझसे पूछें कि पूरी टेक्निकल एनालिसिस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर डिसीजन बनता है वो है मूविंग एवरेजेस। ठीक, मूविंग एवरेजेस पे डिसीजन बनेगा। मूविंग एवरेजेस के साथ ये RSI, ये ADX, ये MACD, ये स्टॉकिस्टिक, ये तमाम चीज़ें सिर्फ सपोर्टिंग इंडिकेटर्स हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ नीम हकीम ख़तरा जान वाली जो बात है कि कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें गूगल से पढ़ के वीडियोस बना के बस अपनी जो है वो मोनेटाइजेशन ऑन करा के जो है कोशिश है कि सोशल मीडिया पे बस हमारी वीडियोस चलें और हमें 2 पैसे बने इसमें। उन्होंने ये RSI की ट्रक की बत्ती के पीछे, क्योंकि RSI ऐसा है कि मैं 100 में से ना 99 लोगों के मुंह से सुनता हूँ, पता कुछ है नहीं, RSI का पूछ रहे होते हैं। RSI बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, RSI इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं उसको ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं कराता, मैं ज़्यादा देखना ही नहीं पसंद करता। मैं RSI स्क्रीन पे देख के बता दूंगा आपको कि ये RSI इस वक्त क्या होगा, ठीक है, क्योंकि RSI एक सपोर्टिंग इंडिकेटर है। RSI की जो रीडिंग है ना बेसिकली, उसमें आज तक ये बात मैंने कम से कम सोशल मीडिया पे किसी को करते नहीं देखी। लोग ये बताते हैं कि भाई 70 के अबव जाए तो ओवरबॉट है, बेच दो, और जी जो 30 के नीचे जाए तो ओवरसोल्ड है, ले लो। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस वक्त आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट उठा के देखिए, डेली का चार्ट उठाएं, पिछले 20 दिन से ओवरबॉट है, और ओवरबॉट में ऐसी स्ट्रेचिंग हो रही है कि आज भी इस वक्त भी 350 प्लस हैं, कल 700 पॉइंट प्लस थे, उससे पहले 400 पॉइंट प्लस थे, उससे पहले 350 पॉइंट प्लस थे। पिछले 8 दिनों में 6 दिनों में बाजार 3-3.5 हज़ार पॉइंट ऊपर आ गया। अब RSI देख के अगर जिसने माल बेच दिया वो तो बिक गया, वो पूरा बिक गया, फिर ठीक है, उसका घर बार बिक गया। माल बेचने से क्या मुराद होती है? शॉर्ट सेलर्स भी तो है ना, शॉर्ट सेलर को तो गले से पकड़ लिया, उसने बेचारे ने RSI देखा था, किसके कहने पे? वो जो यूट्यूब पे एक साहब बैठे थे उन्होंने बता दिया RSI 70 के ऊपर जाए तो ओवरबॉट है, बेच देना। भाई ये जो बेचना और लेना है ना, ये डिसीजन होगा मूविंग एवरेजेस के ऊपर। RSI हो, MACD हो, स्टॉकिस्टिक हो, ADX हो, और जितने भी बॉलिंगर बैंड हो, फिर आपका फिबोनाची हो, ये जितने भी टूल्स हैं ये सब आएंगे मूविंग एवरेजेस के बाद। अगर कोई एक चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से लड़ना अपने मौत को दावत देना, अपने पैसे को डुबो देने वाली बात है। ये मूविंग एवरेजेस ही थी जो 41,200 इंडेक्स में मुझसे कह रही थी कि कुछ होने वाला है पॉजिटिव। कोई फंडामेंटल नहीं था, मेरी वीडियोस ऑन रिकॉर्ड है, मैं कह रहा था कुछ होने जा रहा है, ठीक है। ये मूविंग एवरेजेस ही थी जो $1810 पे मैंने गोल्ड की बाई कॉल दी थी। मुझे नहीं पता था कि हमास अटैक करेगा 2 दिन के बाद, लेकिन बाद में फंडामेंटल आया, पहले वो इंडिकेशन आनी शुरू हो गई थी कि कुछ होने जा रहा है गोल्ड के अंदर। $200 की वहाँ से जो अपसाइड बनी है 2 हफ्ते के अंदर अंदर। ये मूविंग एवरेजेस की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फोकस करना है मूविंग एवरेजेस पे। अब इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है ना कि मूविंग एवरेजेस कौन सी, आप 25 लोगों से जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के, आप 25 लोगों से पूछें, 25 के 25 आपको अपने हिसाब से अपनी अलग मूविंग एवरेज बताएंगे, ठीक है। मुझसे पूछेंगे, मैं अलग बताऊंगा। मैं वो बताऊंगा जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं बैठ के सोशल मीडिया पे ही सिर्फ चवले मार के जो है वो अपनी मोनेटाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ना लाइक्स चाहिए आपके और ना मुझे मोनेटाइजेशन चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ उन चंद लोगों के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ जो सीख रहे हैं,
और ये सदका जारिया है कि वो सीख जाएंगे तो नस्लों में चला जाएगा और कब्रों तक ये सवाब चला जाता है कि इल्म है, एक दूसरे को सिखा दो। मकसद सिर्फ ये है। मैं प्रैक्टिकल करके जो मूविंग एवरेजेस को आज अगर ठोक के कहता हूँ कि ये मूविंग एवरेजेस है ना, तो उसमें परफेक्शन नज़र आएगी। अगर कोई साल 2 साल से अगर मुझे फॉलो कर रहा है तो एटलीस्ट वो इस बात को तो मानेगा कि मेरे काम में आपको लेवल्स की परफेक्शन नज़र आएगी। और उसका वजह क्या है कि मैं मूविंग एवरेजेस जो मेरी हैं उनको मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। तो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई मैंने, मूविंग एवरेजेस। अब हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी मूविंग एवरेज हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, जब ट्रेड करने आप बैठे तो एक है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज तोहफे के तौर पे बता रहा हूँ वो है पोजीशन साइज। आपकी ट्रेड गलत भी हो जाएगी ना तो आपको पैनिक नहीं होगा अगर आपने पोजीशन साइज अपना नॉमिनल रखा है। हमेशा एक बात याद रखें, टुक टुक करके सिंगल डबल जो बनाएगा ना वो ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है। ये जो छक्के वक्के लग रहे होते हैं ना जिनके, तो वो किसी भी वक्त आउट भी होते हैं, ये वो हिसाब है। हमेशा एक बात याद रखें कि आपको अपने डे ट्रेड में जब आप गए और 4 आवरली के चार्ट पे गए तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक 4 आवर के अंदर आपको क्या $100 मिल जाएंगे गोल्ड से। गोल्ड आपको अगर 4 आवर में $10-15 भी अगर दे दे और पूरे दिन में आप 2 ट्रेड्स भी अगर निकाल लें, पोजीशन साइज भी नॉमिनल हो आपका, तो आप जीत गए। पॉइंट ये होता है कि फिर फोकस होकर बैठना पड़ता है। अब जैसे काफ़ी टाइम जब से PSX ज़्यादा गर्म हुई है तो मैं इंटरनेशनल मार्केट पे इतना टाइम नहीं दे पा रहा क्योंकि मुझे इधर वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ रही है। ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, ये पूरा प्रोफेशन है। अच्छा, एक मसला और कि अक्सर लोग आते हैं हमें ये काम सिखा दें, ये स्टॉक का काम कैसे होता है। कभी किसी डॉक्टर के पास जब आप बीमार होते हैं और अब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या उससे जाके कभी बैठ के ये कहा है कि मुझे MBBS करवाओ, पहले मुझे जो है वो बंदा खोल के दिखाओ कि अंदर क्या मैकेनिज्म है और ये जो दवा है अंदर क्या काम करेगी। हमसे ये डिमांड है कि पहले सब कुछ सिखा दो। अच्छा, फिर वो ये डिमांड ऐसे है कि एक WhatsApp पे सिखा दो, 2 जुमले बोलो और हम एक्सपर्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हमने जो है 25 साल जो है कोई चने का ठिया थोड़ी लगाया हुआ भाई, ये ज़िंदगी लगाने वाला काम है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो टाइम मांगता है आपसे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इतना टाइम मांगता है कि ये मंडे टू फ्राइडे 5 वर्किंग डेज ये सोने नहीं देता, बंदे को जागना पड़ता है जिसको काम सीखना है, क्योंकि वो 22 आवर्स मार्केट को फॉलो करेगा। तो 22 आवर्स के अंदर तमाम चीज़ों को उसको एक्सपीरियंस करना होगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि किसी एक्सपर्ट से पूछ लिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप सीख ही लेंगे। मुझे अपना घर कंस्ट्रक्शन करानी है तो पहले जाके मैं जो है वो इंजीनियरिंग में जो है वो जाके PhD करूँ, खुद इंजीनियर बन जाऊं पहले और फिर मैं अपना घर बनाऊंगा, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ खुद सीख ली जाए भाई, पूछ लें और फिर करें। इन चीज़ों को फॉलो करें। टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, पोजीशन साइज़ मैंने आपको बताया कि अपनी की पॉइंट बता रहा हूँ, ये टिप दे रहा हूँ आपको कि अपनी पोजीशन साइज़ नॉमिनल रखें। दिन में 2 ट्रेड्स निकालें बस। हफ्ते में 5 वर्किंग डेज़ हैं तो हफ्ते में 10 ट्रेड्स निकली। 10 में से अगर आपकी 7 ट्रेड्स भी पॉजिटिव हैं और 1:3 का अगर फॉर्मूला है तो मैं बताऊं 7 ट्रेड्स पे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 1:3 के फॉर्मूले पे अगर आप 50% भी रिटर्न अगर आपका रिजल्ट है कि 5 ट्रेड्स का स्टॉप लॉस हिट हुए, 5 ट्रेड के टेक प्रॉफिट हिट हुए, तो भी आप नेट गेन में हैं। टाइम लगाना पड़ता है। अब होता ये है कि अब जैसे मेरे इंटरनेशनल के जो क्लाइंट्स हैं वो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुझ पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब मेरे साथ मसला ये है कि मैं और 10 चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, मैं इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पा रहा उसको कि मैं फिर उनको पिन पॉइंट करूँ कि अब इतने पे बाय लगाओ और इतने पे सेल लगाओ। तो वहाँ मसला आता है, वहाँ पर रिजल्ट नहीं आ पाएगा, वहाँ पर लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। ये एक इशू है। ऐसे लोगों को, जो लोग इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे होते हैं, उनको टेक्निकल्स की इतनी नॉलेज ज़रूर हो जानी चाहिए। मैं सिखा देता हूँ इतना, अगर वो सीखने के लिए विलिंग है कि वो खुद से कुछ कर सके। और ख़ुद से करने के लिए जाहिर सी बात है अपने क्लाइंट्स जो है वो प्योरिटी पे होता है। क्लाइंट्स को मैं बताता हूँ मूविंग एवरेजेस कौन सी लगनी चाहिए, कौन कौन से इंडिकेटर लगने चाहिए, कौन सा इंडिकेटर किस वक्त यूज़फुल होगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक और है, एक सोल्जर है, उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स होते हैं। उस सोल्जर को पता होता है कि कौन सा वेपन किस जगह पे यूज़ कब होगा। इसी तरह जो ट्रेडर है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त कौन सा ट्रेडिंग टूल अप्लाई किया जाएगा। मूविंग एवरेजेस के बाद RSI को कितनी अहमियत देनी है, मैकडी को कितनी अहमियत, और जितने भी मैं ये जो नाम ले रहा हूँ 2-4 के, वो मैं, क्योंकि अब वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई, 19 मिनट की हो गई शायद,
ठीक है, मेरा मकसद था ये 4 मिनट की बनेगी, ठीक है। लेकिन समझाने का मकसद ये है कि आप एक स्टॉप लॉस अपना और एक टेक प्रॉफिट अपना, ठीक है। ये बनाने के बाद 4 आवरली के चार्ट पे लिमिट्स लगाएं, स्क्रीन ऑफ करें और अपने काम से लग जाएं। क्योंकि स्क्रीन के आगे बैठेंगे तो आपके इमोशंस आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये जो इमोशनल जो एक मामला है ना, ये आपको आपके रूल्स फॉलो करने से रोक देता है, और जहां आप अपने रूल्स से हटेंगे वहां आपको लॉसेस हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।